This transmission is powered by Dalda. डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। And Olivia. Olivia, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया बोल है में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कामरान। और नाज़रीन, आप सबको 5वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। होपफुली आपके जो रोज़े हैं बहुत अच्छे चल रहे होंगे। सहरिश के तो लगता है बहुत अच्छे चल रहे हैं, आज लग भी बहुत अच्छी रही है। थैंक यू सो मच कामरान, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ डाउन है क्योंकि मेरा स्टमक कुछ अपसेट है। अच्छा, ओके। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है मेरा और इंशाल्लाह बस थोड़ा टाइम रह गया है, अच्छा गुजर गया है, बाकी भी अच्छा गुजर जाएगा। सहरी इफ्तार में वैसे आपका क्या कंट्रीब्यूशन होता है घर के अंदर? सहरी बनाती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और लाइक एज इन मेड्स बनाती हैं या आप खुद बनाती हैं? मिल के सारा काम होता है। अच्छा। और हम लोगों के यहाँ माशाल्लाह से काफी हम लोग वैरायटी, क्योंकि आपको पता है कि माहौल हमें रमजान में मिलता है कि सब साथ बैठ के इफ्तार करते हैं और एक कोशिश होती है कि अच्छी अच्छी चीजें सारी हों और मिल के बैठ के शहर में वैसे आप खाते क्या हैं? वैरायटी में एज इन क्या कुछ होता है? लाहौरियों वाली पक्की ग़िज़ा होती है या फिर जो आमतौर पे पराठा अंडा सालन होता है, उसके अलावा चाय होती है, योगर्ट होती है और ज्यादा कोशिश की जाती है कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें। तो मैं लस्सी भी पी लेती हूँ, फिर नींद अच्छी आती है। तो खैर ये सारी चीजें होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले अशरे के वस्त में पहुंच चुके हैं। 5वां रोजा है, बस सब 5 रोजे बाकी हैं, फिर ये रहमत का अशरा इख्तिताम को पहुंचेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है और उम्मीद यही कर रही हूँ कि आप लोगों का भी अच्छा गुजर रहा होगा। आज की जो अच्छी बात है वो ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका है कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि सारा साल रमज़ान ही हो। और मुझे इसी से एक और बात याद आ गई है कि आपको पता है कि पहली वही भी रमज़ान में नाजिल हुई थी। तो अल्लाह ताला ने इस खुशी में कि आपकी बातचीत शुरू हुई थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उसी खुशी में हमें ये पूरा महीना अता किया जो कि किसी तोहफे से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है और हम सब लोग यकीनन इस तोहफे से बहरामंद हो रहे होंगे और इसकी फजीलतें और बरकतें ज़रूर समेट रहे होंगे। थोड़ी सी मुझे सहरिश बात करना चाहूँगा बचपन के हवाले से। आप समझती हैं कि जो हमारे बचपन के रोज़े होते थे अभी हमारे बच्चों को वैसे ही रोज़े मिल रहे हैं, एज इन के घर का जो माहौल होता है वैसा ही या मुख्तलिफ हो गया है? अच्छा, ये डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि जहाँ पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को उसी माहौल से आशना करवाया जाए तो वो उसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं और उसी तरह जिस तरह एक रिवायत होती है घर में वो चलती आती है। बड़ी खबर अब शामिल कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ अदालतों से इंसाफ के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब को जमानत मिल गई। अब पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शंस की तारीख की मुंतजिर। राना सनाउल्लाह के धमकी आमेज बयान ने भी तूफान खड़ा कर रखा है। चाय के होटल पर मजदूरी से बैंकॉक तक का सफर। आगा कली इंटरनेशनल मुई थाई चैंपियनशिप जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बॉक्सर बन गए हैं। कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले नौजवानों में से आज आपको उनकी मुलाकात करवाएंगे। कैंसर ला इलाज नहीं, लेकिन गरीब के लिए इसका इलाज कराना मुमकिन भी नहीं। शौकत खानम जानलेवा मर्ज से लड़ते बेसहारा अफराद का सहारा है। अस्पताल के ज़रूरतमंदों के साथ खड़े रहने के लिए आपका इस मिशन के साथ खड़े रहना कितना ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर फैसल सुल्तान से आज के इस प्रोग्राम में। और पीएसएल के सारे हीरोज अफगानिस्तान के सामने जीरो हो गए। चेयरमैन पीसीबी का टीम बी से मुतालिक तजर्बा फेल। अफगानिस्तान ने कौमी टीम को पहली बार सीरीज हरवाकर तारीख रकम कर दी है। क्या इन यंगस्टर्स को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और क्या वाकई में एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है? अगर बाबर साथ होते, रिजवान साथ होते तो चीज़ें शायद बेहतर होती। ये सभी सोच रहे हैं। खैर, इस पर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन नाजरीन, अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें मामलात अदालत की तरफ जा चुके हैं और मुल्क में पिछले 2 हफ्ते जहां सियासी इंतशार की सूरत हाल दिखाई दी, वहां अब मामलात अदालत में जाने के बाद सूरत हाल कुछ कामरान संभलती भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको बताएं कि खान साहब की जमानत का मामला हो या पंजाब और केपी में इंतखाबात की तारीख हो, अब ये दोनों ही मामला जो हैं वो अदालतों में ज़ेर समात हैं, जहां से तहरीक इंसाफ के लिए पुरुमीद है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इमरान खान को 7 मुकदमात में अबूरी जमानत भी दे दी है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस की तारीख का मामला भी ज़ेर समात रहा है। बिल्कुल, अब ये समात कल दोबारा होनी है। अलबत्ता इसके साथ सियासी सूरत हाल में हुकूमती बयानात
आपने सुना ही है राना सनाउल्लाह साहब ने जो इतना जबरदस्त बयान दागा है, वो तेल जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का बयान या तो हम रहेंगे या ये। मौजूदा सूरत हाल में यह बयान धमकी आमेज होने के साथ साथ नाज़रीन सियासी इंतशार को मजीद बढ़ा सकता है, जिस पर खान साहब ने खुद भी कमेंट किया और वाजे किया कि इनकी ख्वाहिश तो ये है कि दोनों रहें, लेकिन अगर राना सनाउल्लाह ऐसा चाहते हैं तो वो नहीं रहेंगे। दोनों जानिब से किस तरह के इल्जामात आज सुनने को मिले, सारी सूरत हाल और अदालती कार्रवाई पर भी अपडेट्स ले लेते हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ की नुमाइंदा आमना अली जो हैं वो मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और नीलम अरशद मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर और इस्लामाबाद स्टूडियो में बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का शुक्रिया। सबसे पहले नीलम, आपकी जानिब आना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का अहवाल बताइएगा, आज दिन भर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा? वो आज हुई है 5 रुकनी लार्जर बेंच था सुप्रीम कोर्ट में, उस पे समाअत की गई है और पंजाब के जो इलेक्शन हैं उनसे मुतल्लिक मामला था और अदालत ने बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए इस तमाम तर समाअत के दौरान। अगर मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है अगर उसकी बात की जाए तो उसमें भी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। कहा गया है कि मुल्क में जो अभी हिजानी कैफियत है सुप्रीम कोर्ट उसको देख रही है, मुल्क में अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखना होगा और चीफ जस्टिस की तरफ से ये जो मैसेज है ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि मौजूदा हुकूमत को भी दिया गया है अटॉर्नी जनरल के जरिए। बैरिस्टर अली जफर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इस तमाम तर दरख्वास्त में मुआवनत करें। उनको ये कहा गया है कि बैरिस्टर अली जफर साहब आप अपनी जमात से कहें कि इंतशार मत फैलाएं। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल को भी मुखातिब करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि मुल्क में अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखा जाए। चूँकि इंतखाबात को डिले किया गया है तो इस तमाम तर जो ताख़ीरी मामला है इस पर समाअत की गई है, जिस पर अदालत ने आइंदा कल जो है तमाम तर जो फरीकैन हैं उनसे श्योरिटी मांगी है कि आप बताएं कि किस तरह से इलेक्शन का साफ और शफाफ इनेकाद जो है उसको और अभी समाअत को कल तक के लिए मुलतवी किया गया है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से आपने सिचुएशन से अपडेट किया। अब आमना के पास चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज खान साहब की 7 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई है। आमना, अदालती कार्रवाई का अहवाल दीजिएगा। जी बिल्कुल सहरिश, आपको बताएं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 7 मुकदमात में जो है उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर की है। आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो है इस केस की समाअत की है और आपको बताएं कि आज के समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत ने ये हुक्म दिया है वफाकी हुकूमत को कि जवाब दिया जाए इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से। उनको जो है अहकामात जारी किए हैं और रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आज दौरान समाअत आपको थोड़ा सा अहवाल बताएं तो समाअत के आगाज़ में जब इमरान खान कमरे अदालत में मौजूद थे, इसके अलावा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कमरे अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत जो है चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि बताइए कि आपकी दरख्वास्त पर क्या एतराज़ात जो है आयद किए गए थे, जिस पर PTI के इमरान खान के जो वकील हैं उनकी जानिब से बताया गया कि पहला जो एतराज़ था वो तो बायोमेट्रिक का था। उनकी जानिब से ये कहा गया कि 60 साल से ज़ायदुल उम्र अफराद के लिए बायोमेट्रिक जो है काफ़ी मसला बन जाता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 60 साल से ज़ायदुल उम्र अफराद के अंगूठों के निशान ही बिल्कुल गायब हो जाएं। इसके अलावा जो दूसरा एतराज़ था उनकी जानिब से ये बताया गया कि दौरान समाअत जो है उनकी जानिब से ये बताया गया कि इमरान खान जो है डायरेक्ट हाई कोर्ट क्यों आए हैं, ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं पेश हुए, जिस पर इमरान खान के जो वकील हैं उनकी जानिब से ये बताया गया कि सिक्योरिटी के खदशात को मद्देनजर रखते हुए जो है ये फैसला किया गया था। PTI के सीनियर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि मामलात अभी अदालत की तरफ चले गए हैं, कल तक समाअत भी आपने देखा मुलतवी हुई है, कुछ फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती नजर आ रही है सियासी माहौल में। राना सनाउल्लाह का बयान भी आपके सामने है, ये हो क्या रहा है? देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है और ये जो कहते हैं ना नाकामी का और रुसवाई का पहला सबूत है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये इनके हवास पाख्ता हो गए हैं, बौखलाहट का शिकार हैं। इस किस्म की धमकियां देना और फिर एक ऐसे अहम ओहदे पर बैठकर आप धमकी दें या हम होंगे या आप होंगे, ये तो बिल्कुल नामुनासिब है और हमें माजी से सीखना चाहिए। हम ये गलतियां पहले दोहरा चुके हैं, हम कर चुके हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आज जैसे कि
सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त तौर पर कहा कि देखिए इलेक्शन का जो पिटीशन आई है और वो हम सुनेंगे, और उन्हें कल 11:30 का वक्त भी दे दिया, मुकर्रर कर दिया। अटॉर्नी जनरल साहब ने कोशिश की कि वक्फा लिया जाए, लेकिन उन्हें कोई ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई, और वो केस की अहमियत को और वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए उन्होंने फिल फॉर इस केस को लगाया, सुना और कल की तारीख भी दे दी। मुझे लगता है कि ये तेजी से लंबी बैठक भी होगी और इसको सुना जाएगा। अच्छा शाह साहब, एक और चीज आपसे असल बात कर जी शाह साहब, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी है सियासी क़यादत पर कि मुल्क के माहौल को दुरुस्त करे। अगर इंतखाबात होने भी हैं तो उसमें जो एनिमोसिटी है और ये जो एक दूसरे को गिरबान को पकड़ने को लोग चले हैं, ये दुरुस्त नहीं है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हवाले से निशानदही की है, जिसके हवाले से मैं सवाल भी करना चाह रहा था कि यूजुअली हुकूमत की कोशिश होती है कि मामलात जो हैं वो अफाम व तफहीम से हल हों, कन्फ्रंट्रेशन की जानिब मामलात ना जाएं। तो क्या वजह है आपकी नजर में, क्या वजूहात आपको दिखाई देती हैं कि ये हुकूमत है वो अब कॉन्फ्रंट्रेशन की जानिब खुद ही जा रही है? देखिए, उसकी वजह ये है, बड़ी वाज़ेह है वजह, इन्हें नाकामियां दिखाई दे रही है। गवर्नेंस ये कर नहीं पा रहे, मईशत संभल नहीं पा रही, IMF मुतमईन नहीं हो रहा, जिन दोस्तों से इन्होंने उम्मीद लगा रखी थी वो भी अभी हाथ और पलड़ा नहीं पकड़ा रहे, और ऊपर से ये सुप्रीम कोर्ट का केस भी लग गया है। तो इनके जिसे कहते हैं ना, हवास पाख्ता हो गए हैं। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपके वक्त का। सिद्दीक जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्दीक साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इससे पहले भी मैंने यही बात की कि हुकूमत जो होती है उसकी कोशिश ये होती है कि मामलात जो हैं अफाम व तफहीम से ही हल हों। जिस तरह के बयानात हम वजीर दाखिला की जानिब से देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं ऐसा वो कर क्यों रहे हैं? क्या फ्रस्ट्रेशन है उनको, या मामलात उनको हाथ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि अब इस तरह के बयानात से ही काम चलाएं? बिल्कुल, हालात इनके हाथ से निकल चुके हैं और अब किसी और के हाथों और कंधों पर इनका भरोसा है कि शायद वो हाथ, वो कंधे इनको बचा लेंगे, इनको आसरा देंगे, इनको सहारा देंगे और इनकी डूबती हुई कश्ती को बचा लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। अब तो इनको बहुत से लोगों पर, बहुत से इदारों पर शक होने लग गया हुकूमत को। इन्हें ये लगता है कि हुकूमत के साथ डबल गेम हो रही है। ये कहते हैं कि इमरान खान जमान पार से गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके, जुडिशल कम्प्लेक्स से गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके, जुडिशल कम्प्लेक्स में उतर के कमर अदालत तक क्यों नहीं आए, और साथ ही इमरान खान की जो केस की समाअत थी तोशाखाना वाली, वो 18 तारीख को 30 तारीख तक क्यों गई। तो हर चीज पे इनको शुक्र को शुबात है। और आज जो इमरान खान को रिलीफ मिला डेफिनेटली उसके ऊपर डिप्लोमेसी के हवाले से मैं आपसे हर तरह से घेरा तंग होता चला जा रहा है। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत में है, इलेक्शन से फरार की कोशिश में है, क्या कोई पिछले दरवाजे से बातचीत हो रही है या फिर इस मामले को हल करने के लिए कोई पेशरफ्त? देखें, हुकूमत कोई बात नहीं करना चाहती सिवाय इस चीज़ के कि इलेक्शन मत करवाएं। ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते। इनका प्लान ये है, जो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है, कि जब सदर की टर्म पूरी होगी उसके बाद ये करेंगे, और कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी तब्दीलियां आ चुकी होंगी, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे और 1-1.5 साल के लिए इलेक्शन को मजीद मुलतवी करेंगे। ये अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं। तो ये जानबूझ के IMF की जो डील है, ये जो तब्दीली की खबर चली है, ये ना IMF से डील करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के माशरियात को बिगाड़ना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है, ये अचानक से हुआ क्या है? कुछ बाजी पलटी भी दिखाई दे रही है, उस हवाले से खबरें क्या आपके पास? ये जो राणा साहब का बयान आया, ये ऐसे ही नहीं आया। ये फ्रस्ट्रेशन जो इस हद तक आई है और एकदम से कहा है कि आप नहीं तो हम नहीं, और अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो आपको भी नहीं रहने देंगे। आगे, और इसको मैं ऐड भी करना चाहूंगा, नवाज शरीफ की वापसी के इशारे तो नहीं है ये? देखें, अभी तक तो मियां साहब की वापसी नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनको आके एक बार तो जेल जाना पड़ेगा और इसलिए वो जेल एक दिन भी नहीं जाना चाहते। दूसरा जो आपने बात की कि इनको क्या नजर, देखें, इनको ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप कर लिया है और अगले 3-4 दिन में इलेक्शन का फैसला हो जाएगा। अब इनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है, इनको खाई नजर आती है। एक तरफ गड़ा है, एक तरफ खाई है। इनको समझ नहीं आ रही कि खाई में गिरे या गड़े में गिरे, कहां गिरे।
सियासी तौर पर इनका कोई मुस्तकबिल इनको नजर नहीं आ रहा। इनको इस बात का पता है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, अब हो जाते हैं, महीने बाद हो जाते हैं, 2 महीने बाद हो जाते हैं, 3 महीने बाद हो जाते हैं, इमरान खान का रास्ता ये नहीं रोक सकते, क्योंकि इन्होंने आवाम के साथ जो किया है, जो आवाम के साथ इन्होंने महंगाई, तबाही, बेरोजगारी, मायूसी, ये सारी चीजें जो इन्होंने बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब, आपके वक्त का वो बात यही है कि जो मुल्की हालात हैं वो इनके हाथों से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सियासी मामलात इनके हाथों से बाहर जाते हुए देख रहे हैं, और माशी हालात हैं जो वो हम सब के सामने हैं। वो किस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हम लोग जो हैं वो इस वक्त आम आदमी के लिए 2 वक्त की जो रोटी है वो खाना भी नामुमकिन होता दिखाई दे रहा है। कुछ अब खाने पीने की बात कर लेते हैं, कुछ समोसों की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि रमजान चल रहा है और अफ्तार में जब तक समोसे पकौड़े दस्तरखान की जीनत ना बने तो मजा नहीं आता। समोसे तो हम सब खाते हैं, लेकिन समोसों की मांडा जो पट्टी है वो कैसे बनती है, उसमें कितनी मेहनत होती है कि जानने के लिए आज हमारे रिपोर्टर हादी कराची वाटर पंप में के एक मांदा पट्टी बनाने वाली छोटी सी फैक्ट्री में मौजूद है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आपको भी वहीं लिए चलते ताकि आपको पता तो चले कि जो समोसे आप खाते हैं उसकी पट्टी बनती कैसे है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आदि और आप देख रहे हैं बोल नेटवर्क। तो जनाब, रमज़ान के आते ही मंजर और माहौल तब्दील हो जाता है और ऐसे में हम भी आज निकल पड़े हैं कुछ नए की तलाश में। तो आज हम पहुंचे हैं वाटर पंप, जहां मांडा पट्टी तैयार की जाती है। ये मांडा पट्टी किस तरह तैयार की जाती है और किन किन मराइल से होती हुई आपके दस्तरखानों की रौनक बनती है, तो जानते हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही रोज नित नए पकवान दस्तरखान का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में अगर समोसे या रोल ना हो तो अफ्तार अधूरा महसूस होता है। लेकिन इनकी तैयारी के लिए सबसे खास चीज मांडा पट्टी है, जिसकी तैयारी बिल्कुल अलग तरह से की जाती है। और इसीलिए आज मैं मौजूद हूँ कराची के मशहूर इलाके वाटर पंप पर, जहाँ मांडा पट्टी की तैयारी के लिए कारखाना मौजूद है। समोसों और रोल में इस्तेमाल होने वाली मांडा पट्टी को समोसा पट्टी या रोल पट्टी भी कहा जाता है। मांडों के लिए आटा गूंदने वाली मखसूस बड़ी सी मशीन में मैदा डालकर उसे आटे की तरह गूंदा जाता है। मशीन में एक जानिब लगे बड़े से लोहे के सिल्वर देगची नुमा बर्तन में मैदा डाल दिया जाता है और फिर इसमें घूमता चप्पू नुमा चमचा मैदे को लम्हों में गूंदते हुए आटे की शक्ल दे देता है। फिर इस गूंदे हुए आटे को एक जगह बैठे कारीगर तेजी से छोटे छोटे गोल पेड़ों की शक्ल दे रहे थे। वहीं एक और कारीगर इन पेड़ों को एक जगह जमा करके इन्हें रोटी की तरह बेल कर एक तरफ रख देता और इसी के साथ खड़ा दूसरा कारीगर इन बेले गए पेड़ों पर तेजी से तेल लगाता और फिर खुश्क आटे की एक तह लगाकर इन्हें परत दर परत रखता जाता। तो मांदा पट्टी कैसे बनती है ये हमने देखा, मैंने अभी तक खाई नहीं। आई होप आपने खाई। वैसे समोसा आपने खाया समोसा तो इसमें अच्छा ओके यही कहते हैं। अच्छा ओके आप जी जनाब, हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त से मेहमान मौजूद हैं। आपने मास्टर फ्रेम में देख लिया, आगा कलीम इनका नाम है और ये कितने बाकमाल हैं ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। आप हमारे साथ रहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि when there is will there is a way। ऐसी कई मिसालें पाकिस्तान में मौजूद है, मगर आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान एथलीट से जिनकी लगन और जुस्तजू ने उन्हें आलमी चैंपियन का एहसास दिला दिया। आगा कलीम इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। नेशनल मुए थाई चैंपियनशिप जीतने वाले पहले पाकिस्तानी किक बॉक्सर हैं। बहुत शुक्रिया आगा कलीम आपकी आमद का कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और मैं हैरान हो रही हूँ, इतने सारे मेडल्स, मतलब बहुत सारे मेडल्स हैं ये। आप कब से मतलब करियर स्टार्ट किया था, कैसे शुरुआत हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है वो किले करबला बलूचिस्तान से पसमानदा इलाका है, जहाँ तालीम का रुझान नहीं है, कुछ नहीं। तो आज से 10 साल पहले मैं जो है पहले काम के सिलसिले में कराची आया था। मैंने तालीम को जारी रखा, फिर उसके बाद जो है तालीम को जारी नहीं रख सका। तो फिर मैंने 4 साल पहले इस गेम की तरफ आया। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है 27 फाइट्स खेल चुका हूँ, जिसमें 26 जो है मैंने विन किए और 1 फाइट जो है वो लूज़ की, फर्स्ट फाइट थी। तो जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम जो है नेशनल चैंपियन हूँ, 10 टाइम जो है आल सिंध चैंपियन हूँ, 5 टाइम आल कराची चैंपियन हूँ, 3 टाइम वुशु चैंपियन हूँ, 2 टाइम जो है मैं अल्लामा इकबाल डे चैंपियन हूँ, 2 टाइम जो है कायद आज़म डे चैंपियन हूँ, 1 टाइम एक मुकालिम जो है लियाकत अली खान डे चैंपियन हूँ और जो है नुमान एमए का चैंपियन हूँ, एशियन का जो उसमें कजाकिस्तान में हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं पहला पाकिस्तानी था जिसने 20 सेकंड में नॉकआउट किया और वहाँ रिकॉर्ड कायम पर गया है। फिर उसके बाद जो है मेरी सिलेक्शन हुई थी वर्ल्ड के लिए, तो मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। जो है फिर 4 इवेंट जो है मेरे कैंसिल हुए।
फिर उसके बाद जो हाफिज नईम और ईमान साहब ने मेरे टिकट करवाया वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ तक पहुँचा और मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप। अच्छा, बहुत कम लोग हैं नाजरीन, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा जिनसे ना मैं जिनकी स्ट्रगल से बहुत इंप्रेस होता हूँ। हम ऑफ दी कैम बात भी कर रहे थे, हमारे पास टाइम था, तो मैं आपकी सारी स्टोरी सुन के बहुत इंप्रेस भी हुआ और मैं चाहूँगा कि वो स्टोरी आप अपने हमारे जो नाजरीन हैं उनके साथ भी शेयर करें। आपने जो बताया, आप चाय का काम अभी भी करते हैं और आप वहाँ से चैंपियनशिप जीत के आ रहे हैं और आते साथ जब लैंड किया आपने तो आप अपनी चाय की दुकान पे गए। बिल्कुल, जब मैं 3 दिन पहले आया पहुंचा थाईलैंड बैंकॉक से, वर्ल्ड चैंपियनशिप विन की। मैं पहला पाकिस्तानी जिसने वर्ल्ड मुआई थाई चैंपियनशिप विन की, तो इससे पहले कोई नहीं था। तो जब मैंने लैंड किया सुबह 6 बजे, सुबह यहाँ 6 बजे लैंड किया, दोबारा मेरा रात दुकान पे खड़ा हुआ, तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। अच्छा, ये वही गिला है जो हमारे साथी अंकर तलहा हैं वो अक्सर करते हैं कि सारा पैसा क्रिकेट पे लग जाता है, वहाँ पे जुआ भी चलता है, सारी वो कंपनीज जो कि बैन है, बैटिंग कंपनीज हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं, पैसा कमाया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन ये वो नौजवान एथलीट्स हैं जिनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं इनके लिए। आप अंदाजा लगाएं, मैंने इनसे पूछा कि आपकी डाइट क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेरी डाइट क्या होगी, चाय पापा पानी, मतलब रस खाते हैं ये, और ये फाइट जीत कर आए। अंदाजा लगाएं आप। तो आपने कभी कोशिश की कि कोई आपसे राब्ता करें या आप उनसे राब्ता करें, कुछ हो सके? मैंने तो बहुत राब्ते किए लोगों से, मगर मैं अगर आप बताऊं RRK फाउंडेशन, सही है, शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन, इनसे मैंने आपको कांटेक्ट किया। जो नीचे तबके के लोग हैं, ये मेरी आवाज़ उस तक पहुंचाते नहीं, ऊपर तक नहीं जाती, दबा देते आवाज़ को, बदला सॉरी हम नहीं कर पाते। सबसे मैंने कांटेक्ट किया, यकीन करें जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एहसान अहमद साहब, वो यहाँ के नहीं है, USA के, USA से मुझे स्पॉन्सर मिल रहा था 2 इवेंट के लिए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं वहाँ तक गया। तो अगर मुझे यहाँ से तब सपोर्ट, नईम साहब ने आपको सपोर्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की है कल, और हाफिज नईम से रहमान साहब ने इस इवेंट के लिए मुझे सपोर्ट किया, जिनके मैं जरिए मिला वो खलीक रहमान शाह साहब थे और सर ताहिर साहब थे, इनके जरिए मैं वहाँ इनसे मिला और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा टिकट था वो कंफर्म हुआ। और उनसे मैंने वादा किया, सर मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आपसे इतना वादा करता हूँ जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं वर्ल्ड चैंपियन बन के आऊंगा। मेरी अरबाब इख्तियार से ये अपील है कि इनकी नौकरी के लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ किया जाए, कि इतने जबरदस्त एथलीट हैं, और इतने मेडल्स हैं, आप मेडल्स देख के ही आपकी आंखें खुल जाती हैं। बहुत से इस वक्त हमारे सामने इनके एजाज़ात भी पड़े हैं, इनके मेडल्स पड़े हैं, बेल्ट भी पड़ी है, UFC की बेल्ट है। और कलीम का मैं जानना चाहूँगा कि जो शौक कैसे पैदा हुआ किक बॉक्सिंग की जानिब आने का, और स्ट्रगल के हवाले से तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन जो शुरू होता है ना स्ट्रगल का, वहाँ से आप आगाज़ कीजिएगा। बिल्कुल, अगर मैं शुरू से बात करूँ तो मैं लड़ता बहुत है गलियों मोहल्लों में, मैं डरी पढ़ाई करता रहा स्कूलों में। तो जब मैंने देखा यार इधर एक आपके लिए एक अच्छा स्पोर्ट बना हुआ है, एक अच्छा गेम बना हुआ है, तो आप यहाँ जाए, लोगों को मारे, यहाँ सीखे, इसमें कोई वो भी नहीं है इतना अपना दिली ख्वाहिश पूरी करे। तो मैंने पहली फाइट की, मुझे मार पड़ी पहली फाइट में, मैं जो है उसमें हार गया। उसके बाद जो है मेरी दूसरी फाइट हुई उसी बंदे के साथ, तो मैंने कहा सर वो बंदा आया हुआ उसी के साथ मेरी फाइट रखवाओ, उसको मैंने इस बार मारना है, मैं ट्रेनिंग में हूँ। तो सर ने दोबारा मेरी फाइट रखी, उसको मैंने बीट किया। फिर उसके बाद मैंने जो है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एशियन लेवल मैंने खेला, बेल्ट पे सामने वर्ल्ड लेवल पे खेला अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं 2 दिन पहले विन करके आया थाईलैंड बैंकॉक से। थाईलैंड का मुझे बताओ, वहाँ पे जाके हुआ क्या था? आप मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे बदतमीजी भी की गई आपके साथ, वहाँ पे हुआ क्या? बिल्कुल, मैं जो मेरा वेट था 51 kg में वेट था ना। अच्छा। तो वहाँ पे एक वर्ल्ड चैंपियन आया 48 kg का, तो उसे कोई ओपोनेंट नहीं मिल रहा था, तो उसने मुझे कोई गालियाँ मालियाँ दी इंग्लिश में, तो गालियाँ दी। उसने मैंने कहा भाई विल यू फाइट विद मी? मैंने कहा डजंट मैटर इफ दे आर रेडी फॉर आई एम रेडी। तो उसने कहा, उसने फाइट अरेंज करवाई। जब मैं फेस पे खड़ा हुआ उसने मुझे धक्के मक्के मारे, गालियाँ वाली दी। अब मैं उस पर हाथ उठा नहीं सकता था क्योंकि मैं बैंड हो जाता कि हम लोग, फिर टीम भी पूरी नहीं आई, तो इसके बाद हम लोग कुछ और करते तो फिर छोड़ते नहीं हमें। तज़हीक का निशाना भी बनाया गया आपको। तो मैंने कहा इंशाल्लाह विल सी इन रिंग, वहाँ बात करेंगे। जब फाइट स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मुझे किक मारी है, मैं स्टार्ट हुआ पहले राउंड से, आखिरी राउंड उसको मैंने मारता गया और उसको मैंने नॉकआउट कर दिया। फिर उसको मैंने ग्लव्स उतार के पहन के मैंने कहा दिस इज द पावर ऑफ पाकिस्तान, यू डोंट नो। मैंने पाकिस्तानी परचम उठाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसको लहराया है, भागा हूँ उसको। उसके अंदर जो फीलिंग थी वो मुझे पता है कि मेरी क्या फीलिंग थी अपने पाकिस्तान की, अपने वतन के लिए। मगर जब मैं यहाँ आया तो मेरे वतन के लोग जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, वही मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहे, वही मुझे जो है इवेंट का टिकट नहीं दे रहे, एक नौकरी नहीं दे रहे। तो यहाँ पर बंदा मायूस हो जाता है इस जगह पे आके। वो चीज़ सुन के मेरा भी दिल बहुत दुखा कि आप फाइट का इतना बड़ा इवेंट जीत के आ रहे हैं जहां पर दुनिया वाह वाह कर रही है। वहां पे इंटरनेशनल फाइटर्स मौजूद हैं जो कि काफ़ी सालों से इसी हवाले से ट्रेनिंग करते रहे। आप बिना ट्रेनिंग के, बिना कोच के वहां पर पहुंचे और आपको वहां पे इतनी इज्जत मिल रही है, और वापसी पे आके आप वापस चाय के उसी ढाबे पे मौजूद हैं क्योंकि आपने ब्रेड अर्न करना है अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए।
सर ये मसला है। मैंने कहा जब मैं वहाँ से लड़के आया तो जैसे मैंने सर सुबह यहाँ लैंडिंग की थी और शाम को दोपहर कॉन्फ्रेंस की, रात को दोबारा मैं चाय के होटल में खड़ा हुआ। मैंने कहा कोई ऐसा बंदा आएगा शायद मुझे कहेगा, कोई अनाउंसमेंट कर देगा, जो मौजूदा हुकूमत है शायद वो मेरे लिए ऐलान कर दे कि हम आपको एक नौकरी दे रहे ताकि आप ये काम छोड़कर सारा तवज्जो स्पोर्ट को दें और अपनी जो है स्पोर्ट को जारी रख सके, पाकिस्तान के लिए और जो है इसी तरह जो है मेडल जीतते रहे। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें, खुदारा सारा जो है स्पोर्ट आप क्रिकेट को ना दें। स्पोर्ट के इसके अलावा भी ज़िंदगी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, ना कि जो सिर्फ किक बॉक्सिंग है और सारे बेंटम वेट है, अपने सारे बहुत सारे स्पोर्ट्स और भी, फुटबॉल भी है, इनको भी सपोर्ट करें। इसमें पाकिस्तान के लोग बहुत ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। हमारे इलाके में ऐसे प्लेयर मौजूद है जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं मगर आज वो मंशा का शिकार है, क्यों? उनको सपोर्ट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इस तरह को और लड़के खराब ना हो। आप बता रहे थे मुर्तज़ा वहाब से भी आपका कांटेक्ट हुआ था, उन्होंने कांटेक्ट किया था और बाद में उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, वो क्या हुआ था? हाँ बिल्कुल, वो जो उनसे कांटेक्ट मुझे किया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, मगर उनकी जो है पहले वो थे कराची के सीएम थे, मगर वो फिर वो उस फील्ड से हट गए। उन्होंने कहा कि यार जो उनसे मेरा रब्ता मेरा हुआ था, जो पिए थे, उन्होंने कहा वो से हट गए तो अब वो जो है वो नहीं रहे उसमें जो है ना उस लेवल पर नहीं रहे। तो मैंने कहा खुदारा कोई ऐसे कुछ कर दे कि हमें उससे वो नौकरी मिल जाए। तो अभी दोबारा मैं यही करूँगा, जो अभी वज़ीर जो है कराची के जो है वो जो है मुझे सपोर्ट करे, मुझे मेरे ट्रेनिंग के हवाले से बताइए कि ट्रेनिंग करते कैसे हैं वहाँ पर और अपनी डाइट का ख्याल कैसे करते हैं और डाइट के बिना फिर आपने अपने आप को मेंटेन रखना होता है, वो कैसे कर लेते हैं? अगर ट्रेनिंग की बात की जाए, जो इस इवेंट के लिए मैं जा रहा था ना, इस इवेंट के लिए 4 से लेकर शाम रात 12 तक मैं ट्रेनिंग करता रहा। अच्छा। 8 घंटे मैंने मुसलसल को दिए हुए थे, मैं वहाँ क्लब से बाहर नहीं आता रहा इस 8 घंटों में। क्लब के दौरान अंदर ही होता रहा, ट्रेनिंग करता रहा, वही मेरी खुराक चाय पाई पे चलती थी, वो मेरी डाइटिंग थी और वो इसी में मेहनत करता रहा। बाकी ये कि जो अल्हम्दुलिल्लाह गया परफॉर्म किया अपना 100%। डाइट की बात अगर आप किसी को बताएं कि मेरी डाइट चाय पापा थी तो वो सुन के ये हैरान रह जाएगा। एनी हाउ, बोल के जायके में सैरिश इस वक्त मौजूद हैं। सैरिश, ओवर टू यू। बोल के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम टू बोल के जायके। और कल यकीनन आपने मुझे मिस किया होगा किचन में, तो आज मैंने आपको ज्वाइन कर लिया है। तो आज जनाब बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, जो कि 2 रेसिपीज़ हैं और शेफ़ ज़ुबैर हमारे साथ शेयर करेंगे और माशाल्लाह इतना क्विकली ये रेडी करते हैं जो भी डिश बनाते हैं। तो आज बताएं। होती है हमारी। हाँ बिल्कुल। कल वैसे मैंने बड़ा मिस किया सैरिश को, क्योंकि कल मुझ पर इतना बर्डन आ गया था और मैं अकेले सारी चीज़ें बस बताना भी है और पकाना भी है, तो कल हम यही कर रहे हैं। चले मैं आपकी हेल्प के लिए आ गई। अच्छा मैं ये बता दूं, आज जो एक नई चीज़ है वो ये है कि आज जो हमारे आप ये कुकिंग पैन्स देख रहे हैं, ये जनाब शेफ़ मैजेस्टिक के ये पैन्स हैं या फिर ये कुकवेयर्स हैं, एलुमिनियम की हैं और इसमें बहुत फास्ट कुकिंग होती है। तो इसमें आप खाना बनाएंगे तो जल्दी भी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा। अब बताएं। बिल्कुल, कल मैंने भी बनाया और बहुत क्विक रेसिपीज़ बनाई है मैंने। सही है, ठीक है। अच्छा, आज जो रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, वैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि अफ्तारी के टाइम पे जो है वो बहुत सारी ख़वातीन या बहुत सारे मर्द हज़रात जो हैं अफ्तारी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अफ्तारी के टाइम पे खाना खा रहे होते हैं। तो आज मैंने सोचा कुछ ऐसी रेसिपी हो, क्योंकि हम पूरा दिन भूखे रहते हैं और फिर भूखे रहने के साथ साथ जो है एनर्जी भी हमारी कम हो जाती है। तो इस तरह की अगर हम मील्स खाएँ, जैसे आज मैं बना रहा हूँ रेशमी पनीर कढ़ाई, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है और थोड़ी सी यूनिक भी है, लेकिन उसके अंदर हम इन्हेंसमेंट करेंगे लाजवाब मसालों से, जो कि बहुत ही कमाल का मसाला है इनकी। तो जी जी, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और इसको आप जनाब स्टोर भी कर सकते हैं, खोलने के बाद भी कर सकते हैं लॉन्ग टाइम। बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त मसाले हैं ये। और जो चिकन आज हम अपनी रेसिपी में यूज़ करने जा रहे हैं, सेब्रोसो का चिकन, इसको हमने डीफ्रॉस्ट किया है। बिल्कुल, तो ये भी जनाब बड़ी मज़े की। अब ये पनीर कढ़ाई है, रेशमी पनीर कढ़ाई। ओके जनाब, रेशमी पनीर कढ़ाई। और उसके साथ साथ इसको हम सर्व करेंगे बटर राइस के साथ, जो कि नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में आप खा रहे होते हैं चिकन स्टेक के साथ, या फिर टैरागोन स्टेक होता है या फिर मैक्सिकन स्टेक होता है, तो उसके साथ बटर राइस या फिर वेजीज वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको ये मशवरा दूंगी, इफ्तार में ना कोशिश किया करें बजाय समोसों पकौड़ों की तरफ जाने के, आप दूध खजूर से इफ्तार करने के बाद, मतलब रोज़ा खोलने के बाद आप खाना ही खाएं। वो ऑयली चीज़ें खाने के बाद फिर वही बात है कि हैवीपन हो जाता है, वो ब्लॉटिंग हो जाती है। बिल्कुल, और उसके बाद फिर पूरा दिन ऐसा लगता है कि एसिडिटी और फिर बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे डालडा वहाँ मामता। तो डालडा कुकिंग ऑयल हर जगह पे होता है, हम ऊपर फ्रंट पे भी रखते हैं और साथ साथ हम बैकअप पे भी रखते हैं नीचे। तो ये हम शामिल करें 2 चमचा डालडा कुकिंग ऑयल, ठीक है। और इसी के साथ साथ
इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर। और अब मैं इसी स्टेज पे शामिल करूँगा, यहाँ मेरे पास मौजूद है चॉप गार्लिक, ठीक है, ये मैंने शामिल कर दिया 1 से 1.5 खाने का चमचा। इसी के साथ साथ इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने इसको ब्राउन करना है, और ये बस इस तरह से आपको जस्ट सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और इसके बाद इस स्टेज पे ये सबरोसो का चिकन जो कि डीप फ्रोस्ट करके हमने रखा हुआ था वो हम शामिल कर रहे हैं इसमें, ठीक है, इस तरह से। और इस स्टेज पे यहाँ पे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर देता हूँ कि ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल शामिल किया हमने। इसके साथ साथ जो है हमने थोड़ा सा इसमें गार्लिक, चॉप गार्लिक का जो होता है वो हमने शामिल किया। चिकन शामिल किया, तकरीबन हमने 400 ग्राम के करीब जो है वो चिकन शामिल कर दिया। इसी के साथ साथ इंग्रेडिएंट्स जो जाएगा इसमें वो है दही तकरीबन 100 ग्राम के करीब। इसके साथ ही मैं मक्खन इस्तेमाल करूँगा इसमें तकरीबन 100 या 150 ग्राम के, थोड़ा सा रिच और थोड़ा सा हैवी होगा। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे मेरे पास मिल्क मौजूद है। मिल्क जो है वो आप मिल्क की जगह पे आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। और इसके साथ साथ बल्कि क्रीम भी मैंने रखा हुआ है, ऑफ कोर्स क्रीम भी है और मिल्क भी है, हम ये भी शामिल करेंगे। और ये मेरे पास शिमला मिर्च है जो कि रेशमी पनीर कढ़ाई या रेशमी पनीर हांडी जो आप बना रहे होते हैं या आप खा रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो उसमें नॉर्मली ये ऐड होता है। अच्छा, ये इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाता है, बहुत अच्छा खुशबू आती है। बिल्कुल। चलिए, रेसिपी कार्ड भी इस वक्त ऑन स्क्रीन है जिस पे आप देख सकते हैं जनाब के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं। चिकन है बिल्कुल, और इसके साथ साथ गार्लिक है, चॉप्ड अनियन है, धनिया है, शिमला मिर्च है, सारे मसाले हैं, अदरक भी है, क्रीम भी है, दूध भी है। तो ये जनाब रेशमी चिकन कढ़ाई, पनीर कढ़ाई बनने जा रही है। पनीर कढ़ाई आप कह सकते हैं। और इसके साथ इसमें हम इस्तेमाल करेंगे लाजवाब का चिकन करी मसाला। इसको आप चिकन करी मसाला भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर चिकन के भी फ्लेवर शामिल है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से जो है लाजवाब के तमाम मसाले तैयार किए जाते हैं। इसमें किसी किस्म का भी कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। और इसकी जो रेडनेस है, जो इसका अपना एक वो जो लाल मिर्च का रंग होता है वो उसका असली लाल मिर्च का रंग है, उसमें कोई फूड कलर नहीं डाला गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, ये चिकन जो है इसको थोड़ा सा हम तेज़ करेंगे जब तक चिकन हो रहा है हमारा फ्राई। तो एक काम करते हैं, हम दूसरी तरफ बटर राइस तैयार करेंगे। बिल्कुल। तो मैं इसलिए इसमें ये चम्मच चला रही हूँ क्योंकि ये ना हीट से बिल्कुल चम्मच ख़राब हो सकता है। अच्छा, बटर राइस के लिए सिंपल आपने जो है यहाँ पे अगेन हम शामिल करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, और जहाँ डालडा वहाँ मामता, ठीक है। ये 1 से 1.5 चमचा मैंने डालडा कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया। डालडा लाया, ज़्यादा सेहत, ज़्यादा क्वालिटी, और क्वालिटी पर डालडा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और यही चीज़ इसको एक कामयाब ब्रांड बनाती है। यही वजह है कि हम घरों में जब भी कुकिंग ऑयल का जिक्र होता है तो कहते हैं डालडा ले आओ। अच्छा, यहाँ पे मैं शामिल करूँगा, ये मेरे पास है दोबारा से चॉप गार्लिक, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा जब आप गार्लिक राइस या फिर अगर आप बटर राइस बनाएं तो उसके लिए आपको लाजमी जो है गार्लिक की या फिर आप बटर लाजमी इसमें शामिल कीजिएगा। अच्छा, ये बटर राइस में मैं थोड़ा सा बटर शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, इसको पहले थोड़ा फ्राई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बटर के साथ ही करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये खाने के ये बटर सॉल्टेड है अनसॉल्टेड? ये अनसॉल्टेड है क्योंकि नमक मैं इसमें ऑलरेडी शामिल करूँगा। ठीक है, ठीक है। और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो लो फैट बटर भी आता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चावलों को जो है मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे बॉईल करके रखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो उसके लिए हम जो है वो पहले से रेसिपी तैयार रखते हैं। तो चावलों को आपने आधा घंटा भिगोना है और 80% कुक करना है इसको आपने, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि ये फ्राइड राइस है। सही। तो इसके लिए आपको चावल एक कन्नी जिसको कहते हैं वो आपने लाजमी छोड़ना है। जैसे बिरयानी के लिए आप निकालते हैं, दम होता है तो फिर उसमें एक कन्नी भी चली जाती है। अच्छा, इस स्टेज पे जैसे ये लहसुन हल्का सा सौते हो जाए, और अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे, ये मेरे पास है हरी मिर्च है, ये हमने थोड़ा सा शामिल कर दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें जाएगा, ये मेरे पास है नमक, ठीक है। नमक थोड़ा सा अभी शामिल कर रहा हूँ, और कुछ मैं शामिल करूँगा चावल जब शामिल करूँगा ना तो उसी स्टेज पे फिर हम इसको शामिल करेंगे। सही। तो ये अब हम चावलों को इसमें शामिल कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। ज़्यादा नहीं, इतना हो कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें पूरा हो जाए, इस तरह से हमें शामिल कर रहे हैं। और इसी स्टेज पे बल्कि हम पूरे ही शामिल कर देते हैं, ये हो जाएगा। तकरीबन ये 200 ग्राम के करीब जो है बॉइल्ड राइस है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब थोड़ा सा इसको तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। और कितनी ज़बरदस्त और कमाल की खुशबू आ रही है गार्लिक की, ये देखिए, ज़बरदस्त अच्छा। कमाल की खुशबू। और इसके साथ साथ चिकन जो है हमारा ऑलरेडी वो भी फ्राई हो चुका है,
ठीक है। आप ये इसका कलर देख सकते हैं। काली मिर्च अगर मुझे मिल जाए तो ये लीजिए, लाइए, शुक्रिया बहुत बहुत। और ये काली मिर्च के स्प्रिंकल कर रहे हैं हम, ठीक है। और उसके बाद ये बटर राइस जो है डन हो गया, ठीक है। इतनी जल्दी, इतनी जल्दी, एग्जैक्टली। और लग रहे हैं बहुत मज़े के होंगे, क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे जो है वो टाइम कम होता है, और उसके बाद जो है फिर आपको पता है झटपट रेसिपीज़ जो है वो होनी चाहिए। तो वहाँ पे फिर सबरोसो और फिर लाजवाब मसाला और फिर साथ साथ इस तरह के लवाजमात हों तो फिर ऑफ कोर्स लवाजमात में जनाब पाकोला मिल्क भी है, फ्लेवर्ड मिल्क, जो कि वाकई में दूध है, कोई ऐसा ड्रिंक नहीं बनाया गया अलग से, ये वाकई दूध है। और जिन लोगों को दूध से हीक आती है, बदबू आती है, उनको जनाब मसला हल कर दिया पाकोला ने उनका। और ना उबालने का झंझट, ना ठंडा करने का झंझट, बट बस पाकोला मंगवाया और झट से अफ्तार में पेश कर दिया, खजूर के साथ नोश फरमाया, वो फिर ये मज़े मज़े का खाना खाया। अब जो है हम एक बोल के अंदर सर्व करेंगे, लेकिन किस तरह से, अच्छा रेस्टोरेंट्स में जब आप खा रहे होते हैं चाइनीज़ या फिर मंचूरियन इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो उसमें राइस को सर्विंग का जो तरीका होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, और उसी तरीके से मैं आज करके दिखाता हूँ। अगर घर में गेस्ट आ जाएँ या कोई भी मेहमान आ जाए तो उसमें आपने किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है। तो ये इस तरह से मैं ज़रा दिखा दूँ ताकि हमारे कैमरामैन इसको इस तरह से आपने यूँ रखना है, और ये इस तरह से। और अब इसको हम उसी वक्त उठाएंगे जब हम चिकन सर्व करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है। तो चिकन हो गई हमारी फ्राई, और इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तकरीबन 1 से 1.5 कप दही का मैं शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें अब हम तमाम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, और स्पाइसेस में जाएगा ये हमारे पास है ज़ीरा पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा भुना हुआ है, 1 से 1.5 चमचा मैंने ये शामिल कर दिया इसमें। और इसी के साथ जाएगा इसमें ये मेरे पास है धनिया पाउडर, ये हम शामिल कर रहे हैं। और ये है मेरे पास नमक, अपने हिसाब से आप जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मतलब हस्बे जायका अपने हिसाब से, ठीक है। और ये मेरे पास जो मिर्चें अभी बची ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और अब चूँकि ये रेशमी पनीर कढ़ाई है तो इसमें ये मक्खन जो है भरपूर होना चाहिए। तो ये तकरीबन आप कह लें कि 100 ग्राम के करीब मक्खन आ गया इसमें। और इसी के साथ साथ अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, हम इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। और क्या अरोमा और क्या खुशबू इस वक्त सेट पे आना शुरू हो गई, बिल्कुल मज़े की खुशबू आ रही है। तो आप आज ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। और इसमें अफ्तार आज जैसे से करेंगे हम, बस फिर ठीक है, फिर ठीक है। वैसे तो अफ्तारी की जिम्मेदारी मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, अब आप लोगों की, तो वो तो अब करवानी होगी अफ्तारी, जाहिर है। तो उसके लिए अब अच्छा, इसको ढकेंगे भी ताकि चिकन गल जाए। बिल्कुल गल जाए, बिल्कुल गल जाए। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जरा 4-5 मिनट। अच्छा, इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं? नहीं, इसमें पानी की जरूरत नहीं, चिकन तो ऑलरेडी अपना पानी छोड़ता है। तो फिर दही का पानी भी होगा? हाँ, दही का पानी भी होगा, तो वो भी भुन जाएगा। तब तक हम रिकैप कर देते हैं अगर आपकी जान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों तो सबसे पहले हमने जो है रेशमी पनीर कढ़ाई के लिए यहाँ पे ऑयल शामिल किया, डालडा कुकिंग ऑयल। उसके साथ साथ जो है हमने चिकन का शामिल किया, और उसके बाद चॉप गार्लिक करके रखा हुआ था, चॉप जिंजर था, वो हमने शामिल किया। और उसके साथ साथ जो है इसको फिर हमने चिकन के साथ, अनियन की ज़रूरत नहीं है इसमें? अनियन की ज़रूरत नहीं, अनियन हम ऊपर से गार्निश करेंगे इस पर जब चिकन हो जाएगा। तो आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, अनियन का भी है, अनियन आप यूज़ कर सकते हैं, ये सब तो यू। और इसके साथ साथ जब आप चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लें, फ्राई करने के बाद इसको आप जब चिकन का पानी ड्राई हो जाए तो इसमें अपने तमाम मसाले ऐड करने हैं। ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, उसके साथ साथ काली मिर्च का पाउडर है, नमक है। अच्छा, क्रीम और जो हम मिल्क ऐड करेंगे वो एंड में करेंगे जब थोड़ा सा चिकन हमारा जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद जो है क्रीम और ये तमाम चीज़ें फिर हम आपको सर्व करके दिखाएंगे कि बटर राइस को और रेशमी पनीर कढ़ाई को किस तरह से हम सर्व करेंगे। ये देखें, इसका पानी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता खुशबू आ रही है, वाह ज़बरदस्त। तो मेरे ख़्याल से चिकन जो है अब सॉफ्ट हो चुका है इस स्टेज पे, और करी भी इसमें नज़र आ रही है। हाँ, करी भी नज़र आ रही है क्योंकि मैंने दही का शामिल किया है। और शेफ़ मैजेस्टिक के जो ये नॉन स्टिक पॉट हैं, साथ में फ्राई पैन, सारा कमाल इनका भी है। सिर्फ हम शेफ्स का भी कमाल नहीं होता, कुछ प्रोडक्ट्स का भी बहुत सारा कमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह के ये शेफ्स मैजेस्टिक के जो ये नॉन स्टिक के जो पतीले। अच्छा, मुझे भी क्रॉकरी का बहुत शौक है, मेरा दिल चाहता है कि इस तरह डिफरेंट किस्म के पॉट्स हों, कुकवेयर्स हों, जिनमें मज़े की रेसिपीज़ को ट्राई किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखें कि आप इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ भी हैं, लाइक के हमारे पास जिस तरह का ये पॉट है, इसमें फ्राइंग पैन है, और फिर इनके तवे भी आ गए हैं, फिर इनके चमचे भी हैं इस तरह के, स्पैचुलर। तो आपको सडन अगर सम टाइम गेस्ट आ जाते हैं तो तेज़ आंच पे ये होता है कि फिर स्टील के पतीली में या फिर आप नॉर्मली
हांडी के अंदर ही पका लें, उसमें भी बहुत अच्छा लग भी जाता है समटाइम। नहीं इसमें लगता नहीं है, इसमें लगता नहीं। अभी आप देखें मैं इतनी देर से घुमा रहा हूँ चमचा, तो माशाल्लाह से जो है वो हमारा चिकन जो है ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो अब इस स्टेज पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने ये शिमला मिर्च जो अच्छी तरह से काट के रखा हुई था ये हम शामिल कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ इस स्टेज पे हम ये फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 2 चमचा ये हम शामिल कर रहे हैं। और इसके बाद थोड़ा सा हाफ कप के करीब हमने इसमें मिल्क शामिल करना है, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ इसमें हम डाल देंगे धनिया, ये देखें थोड़ा सा मैंने इसमें वाह 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 क्या शक्ल है। आप देखें कि ये रेशमी पनीर कढ़ाई कितनी कमाल की तैयार हो चुकी है। और अब इस स्टेज पे सिर्फ हमने दोबारा से इसको 2-3 मिनट के लिए ताकि ये शिमला मिर्च कुछ नरम हो जाए। हाँ बिल्कुल नरम हो जाए। मेरे ख्याल से आप तो ऑफ कोर्स घर पे कुकिंग करती हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब बस हमारे पास लास्ट मिनट है, हमें जल्दी से इसको सर्व करना है। बिल्कुल, और तो ताकि आइडिया हो कि इसकी बनने के बाद शक्ल क्या है। अच्छा बटर राइस का रीप कैप मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। उसमें बटर राइस के लिए आपने सिंपल जो है बटर ऑयल शामिल करना है, और साथ साथ चॉप गार्लिक आप शामिल कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपने जो है वो हरी मिर्चों को शामिल कर लिया। उसके बाद चावलों को मैंने अच्छी तरह से बॉईल किया हुआ था, वो आप शामिल करके सीजनिंग एक कनी छोड़ के, एक कनी छोड़ के, और नमक और काली मिर्चों को। अच्छा इसमें आप चिकन पाउडर का भी शामिल कर सकते हैं। साथ साथ लाजवाब मसाले का आपने ऊपर से थोड़ा सा अगर चाट मसाला छिड़क लें तो उससे भी और भी इसका फ्लेवर इनहेंस हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि चटपटा से थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाए। वेरी नाइस, क्या खुशबू आ रही है नाज़रीन, वाकई में ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और अब इसको मैं पहले मैं ये काम करता हूँ कि ये मैं कर देता हूँ साइड पे, ताकि हमारे जो कैमरामैन है वो उसको दिखा सकें। ये मैं साइड पे कर दिया, ठीक है जी। और अब मैं इसको निकाल लेता हूँ डिश में। रेशमी पनीर कढ़ाई झटपट मेरे ख्याल से हमने 15 से 20 मिनट में, मेरे ख्याल से 10 मिनट में बना लिए, ठीक है। ये देखें वाह क्या ज़बरदस्त, और इसका अरोमा और इसकी खुशबू बता रही है कि और हमारे सारे कैमरामैन भी बता रही है कि इस लड़के के हाथ में जादू है। ये तो बस बचपन से अम्मी जब बनाती थी तो उनके साथ में लग जाया करता था, तो अब आदत हो गई है, और अब तो अम्मी रही भी नहीं इस दुनिया में। वैसे भी कमाल है ना, फन है ये भी एक कि आप अच्छा खाना बनाए। हर कोई खाना अच्छा नहीं बनाता जनाब, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप ये देखें पूरे वर्ल्ड में माशाल्लाह से जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, 5 स्टार और रेस्टोरेंट और या होटल्स वगैरह, वो सब मर्द ही चला रहे होते हैं। ये देखें ये सब ज़बरदस्त, ये देखें आप कितना ज़बरदस्त बटर राइस और साथ में ये रेशमी पनीर कढ़ाई तैयार। वेरी नाइस। तो जनाब ये रेसिपी आपने घर पे लाजमी ट्राई करनी है, बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत क्विकली ये रेडी हो जाएगा। और नोश फरमाएं उसको अफ्तार में, हम भी आज खाएंगे, आपने भी ट्राई करना है और खाना है। इसके साथ ही मुझे और शेफ़ ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए, वहाँ कामरान के पास चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी उस सेट पे। अल्लाह हाफ़िज़। बोल के जायके is presented by डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत, and powered by रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन, और जायके के किचन से मैं वापस कामरान के पास आ चुकी हूँ, और सबके मुंह में पानी आ चुका है जो कुछ आप बना के आ रही हैं ना। तो रेशमी कढ़ाई थी, पनीर कढ़ाई जनाब, उसके साथ राइस थे माशाल्लाह पनीर वाले। अच्छा इसकी मजे की बात यह है कि जो कुछ बन रहा होता है ना अफ्तार में, हमने वो खाना होता है। बिल्कुल, इसी पे कामरान खुश हो रहे हैं। अच्छा इस वक्त जनाब हमें मुफ्ती साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में है, और आज ये हमें बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू इनसे होने वाली है ज़कात को लेकर। लोग बड़े परेशान रहते हैं, ज़कात किस पर देनी है, किस पर नहीं देनी है, ज़कात हम किस मुस्तहिक को दें, फिर ज़कात बैंक जो काट लेता है क्या वो सही काटता है, सारी बातों पर हम और साथ साथ एक और चीज भी जो मैं प्रोड्यूसर से बात कर रहा था, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो जो तनख्वाहदार तबका है वो अपनी पैसे सेविंग में रखता रहता है, अब वो सेविंग उसने किसी बुरे वक्त के लिए रखी होती है, कुछ बीमारी वगैरह आ जाए, कुछ खुशी आ जाए, तो उस पर भी क्या ज़कात देनी बनती है या फिर नहीं देनी है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन शहर शहर बोल में हम आज बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के दौरान शहर कायद ने मुखय्यर अफराद की जानिब से फुटपाथ और चौराहों पर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। मैं देखती हूँ जब यहाँ से घर जाती हूँ तो रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर बड़े प्यारे दस्तरखान लगे होते हैं, फुटपाथ पर सब लोग मिलकर बैठे होते हैं। तो नुमाइश रंगी पर मौजूद हैं और बिल्कुल, और 25 बरसों से जारी अफ्तार के दस्तरखान का सिलसिला आज भी जारी है। तो सालिक से जानते हैं वहाँ पर कौन किस तरह अफ्तार करवा रहा है और लोग क्या उस पर मनाजिर क्या है, मंजर कशी कीजिएगा। सालिक, ओवर टू यू।
कराची की सड़कें और फुटपाथ माह रमज़ान मुबारक के दौरान अफ्तार के लिए दस्तरखान, यहाँ की कोई सड़क कोई चौराहा ऐसा होगा जहाँ पर मुखय्यर अफराद की जानिब से दस्तरखान अफ्तार करना लगाया जाता हो। मैं इस वक्त कराची की मशहूर चौरंगी नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रमज़ान मुबारक के 30 दिन के दौरान जो है मुसलसल यहाँ पर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सहरी का भी एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर मुखय्यर अफराद की जानिब से यहाँ पर हज़ारों अफराद को रोज़ाना इफ्तार कराई जाती है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर खाना भी खिलाया जाता है। बताइएगा हारून भाई, कितने लोग हैं आपके साथ यहाँ पर कितने लोगों को आप माशाल्लाह खाना जो तकरीबन 1200 से 1500 रोज़ाना। माशाल्लाह कितने से आपका ये सिलसिला चल रहा है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 25 साल हो गए ये काम करते हुए। 35,000 से शुरू हुआ था, मैं आज 65 लाख रुपए पे मेरी इफ्तारी चल रही है। ये 25 साल से सिलसिला चल रहा है। इसमें मेरे बात होते हैं, मेरे दोस्त तैयार होते हैं, जो पैसे देते हैं डोनेट, वो भी मेरे साथ खड़े हुए होते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ इनकी बात नहीं हारून, यानी कि इसके अलावा शहर की मुख्तलिफ सड़कें और जो फुटपाथ हैं वहाँ पर भी इसी तरह का एहतमाम किया जाता है मुखय्यर अफराद की जानिब से। और लोगों का यही कहना है कि शायद इसी तरह के जो लोग हैं जिसकी वजह से शहर के जो फुटपाथ पर रहने वाले, सड़कों पर रहने वाले लोग जो हैं। बहुत शुक्रिया सालिक शाह, आपने मंजर कशी की वहाँ पर। और नाजरीन, अब आलिम के बोल में हम बात करेंगे। हदीस मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात रोक लेने वाला क़यामत के दिन जहन्नुम में होगा। आलिम के बोल में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, और आज हम उनसे ज़कात के मसले पर ही बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, हम जब इस सेगमेंट पे जा रहे थे उससे पहले भी मैंने कुछ सवालात रखे हैं, तो सबसे पहले मैं अपने सवाल से ही शुरू कर देता हूँ, उसके बाद हम सहरिश के सवालात पे भी आएंगे कि जो तनख्वाहदार तबका है वो अपनी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने रखता है कि खुशी गमी होती है और आपको अगर बीमारी लग जाती है और उसके लिए आपके पास पैसे ना हो तो उससे बचने के लिए आप अपने पैसे एक साइड पे रखते जाते हैं। क्या उन पैसों पे भी ज़कात वाजिब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई इख्तिसार के साथ ये बात समझने के काबिल है कि ज़कात देनी किसने है। ज़कात के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी है। निसाब में 4 चीज़ें हैं: सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत। अब अक्सर इस जुमले से आप एक बात को समझ जाएंगे कि अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि मेरे पास तो 7 तोले सोना नहीं है, 7.5 तोला होना ज़रूरी है, तो इसलिए मुझ पर ज़कात होती ही नहीं। ऐसा नहीं है। अच्छा, ये असल में निसाब है चांदी का। 52.5 तोला चांदी के पैसे किसी एक शख्स के पास हो, वो खातून हो, वो मर्द हो, वो औरत हो, वो बच्चा हो, वो बूढ़ा हो, वो मुसलमान हो। बस आज के निसाब से कितने हो गए वो? तकरीबन वो 60,000 रुपये बनता है। अच्छा, 55-60,000 रुपये बनता है। इसमें 52 तोला चांदी आ जाती है। आज का रेट आप मार्केट में चेक कर सकते हैं। अगर वो सेविंग में पड़ा हुआ है? जी जी, सेवन में पड़ा हुआ है। 60,000 अगर किसी बंदे के पास 60,000 रुपये किसी बंदे के पास है और उस पर साल पूरा हो चुका है तो उसने उसकी ज़कात यानी कि अगर आपने 5 मुहर्रम को से सपोज अपने अकाउंट में एक सेविंग अकाउंट के अंदर ये पैसे रखे हैं तो अगले साल 5 मुहर्रम तक आप पर ज़कात वाजिब होगी, आपको देनी है। बैंक जो ज़कात काटता है और हम कहते हैं जनाब फ़ौरन पैसे निकालो, रमज़ान आ गया, इन्होंने ज़कात काट लेनी। क्या बैंक का ज़कात काटना बिल्कुल गैर शरई है। बैंक ज़कात नहीं काट सकता। हमारे यहाँ कुछ चीज़ों का हम चूँकि हम कानून का एहतराम करते हैं तो वो इम्प्लीमेंट करता है तो हम उसे कबूल कर लेते हैं। बैंक को चूँकि ये नहीं पता होता कि मेरे बाकी जायदाद, मेरी विरासत में बाकी मेरे पास क्या कुछ है, मेरे पास प्लॉट कितने हैं, गाड़ियाँ कितनी हैं, तिजारती माल कितना है, खाम कितना है, तैयार कितना है, जिन लोगों से मैंने देना है वो क्या क्या है, जिनसे मैंने लेना है वो क्या क्या है। तो बैंक को कुछ नहीं पता, बैंक सिर्फ उनकी कटौती करता है। नंबर 1 ये गलत है। नंबर 2 इस तरह से गलत है कि बैंक जब तक इजाज़त नहीं ले लेता उस वक्त तक बैंक ज़कात नहीं दे सकता। नंबर 3 बैंक जिन उम्माल को आगे ज़कात भेजता है, जिन लोगों के ज़रिए भेजता है, उनको तनहा वो कहाँ से दे रहा है? वो बैंक के पैसे दे रहा है, तो वो सूद के पैसे से लेकर तनहा लेकर जा रहे हैं, वो हराम है। इसी तरह जिन लोगों को बैंक दे रहा है, हमें जिसकी ज़कात दी जा रही है उन्हें कोई पता नहीं है कि वो ज़कात के मुस्तहिक हैं या नहीं है। नंबर 1 कुरान करीम का जो हुक्म है वो ये नहीं है कि तुम ज़कात दो, यानी तुम्हारे पास कोई आ जाए तो ज़कात दो। कुरान करीम का ये हुक्म है कि वआतुज़ ज़कात, तुम तलाश करो कि ज़कात का मुस्तहिक है कौन। यानी जाकर तलाश करने का, जिस तरह आप अपने बच्चे के लिए रिश्तेदारों में अपने पूरे इलाके के अंदर, मैं अर्ज़ करता हूँ पूरे इलाके के अंदर जिस तरह आप अच्छा स्कूल तलाश करते हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बच्ची किस स्कूल में बेहतर रहेगी, उसकी तालीम कहाँ, इसी तरह ज़कात के लिए उसके मुस्तहिक को जिसे देनी है उसे तलाश करने का हुक्म है। जहाँ तक रिश्तेदार हैं, जी जहाँ तक रिश्तेदार हैं, सिर्फ 2 रिश्ते ऐसे हैं उन्हें आप ज़कात नहीं दे सकते। एक निकाह का रिश्ता
बीवी शोहर को, शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकते। एक विलादत का रिश्ता, औलाद माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकती। इसके अलावा आपके जितने रिश्तेदार हैं, बहनें हैं, भाई हैं, आप उन्हें ज़कात दे सकते हैं बशर्ते कि वो ज़कात के मुस्तहिक हों। आगे चलिए। अच्छा, अब एक मुस्तहिक का लेवल क्या होगा? लाइक हम कैसे जांचेंगे कि ज़कात के मुस्तहिक हैं? लाइक हो सकता है कि ज़रूरतमंदों में आते उनको ज़रूरत है और उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, या फिर ज़कात के लिए एक कोई ख़ास पैरामीटर है जिसको पूरा करना ज़रूरी है? देखिए, मुस्तहिक का अंदाज़ा आप उसके घर जाते हैं, उसकी फैमिली से खुद उसका अंदाज़ा हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि उस बंदे से पूछ लें, अगर वो दयानतदारी से ये बात करता है कि उसके पास इतनी चांदी यानी 52.5 तोला चांदी के पैसे नहीं हैं, तो वो बंदा ज़कात का मुस्तहिक है। सिर्फ ये जो पैरामीटर है ज़कात देने के लिए, ये चांदी का ही या फिर सोने का भी है? 7.5 तोले सोने की, जो अब डिफरेंशिएट सोने का मैं यूँ अर्ज़ कर देता हूँ कि किसी खातून के पास, बहन हमारी के पास अगर एक रिंग है और एक रिंग के पास उसके साथ मज़ीद 500 रुपया है या 5000 रुपया है, तो इस एक रिंग को और उसको मिलाएंगे आपस में, तो इससे मिलाकर वो 5000 और ये अपना एक रिंग, इसकी कीमत मिला के अगर 52.5 तोला चांदी आती है तो इन्होंने ज़कात उस पर देनी है। सोना सिर्फ 7.5 तोला उस सूरत में है कि आपके पास नकदी कोई नहीं है, माले तिजारत कोई नहीं है, चांदी कुछ नहीं है। अगर सोने की बात की जाए, सोना जो है अब 7 लाख जो 2 लाख रुपए पर तोला में आ गया है। अब 7.5 तोले मतलब के 14-15 लाख रुपए और 60,000 एक जानिब है। 52 तोले चांदी का रेट और बनता है और 7.5 जो तोला सोना है उसका। अगर आपके पास चांदी नहीं है तो फिर आपको सोने पर उस तरह से करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बताया। और अगर चांदी है तो फिर उसके साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ निसाब 52.5 तोला चांदी ही है। अच्छा, उसमें सोना नहीं है? जी, उसमें अगर चांदी नहीं है तो फिर सोना देखा जाएगा? नहीं, चांदी मयार है, चांदी मयार है। अब उस चांदी के मयार पर आप सोने की कीमत भी देखेंगे, सोना कितना है, नकदी कितनी है, माले तिजारत कितना है। मयार आपका 60,000 समझ लें है, उसका आपने ये नहीं देखना कि 15 लाख मयार नहीं है, मयार है 60,000 रुपया। 60,000 किसी के पास ये करना है कि 7.5 तोले के धोखे में नहीं रहना। अगर एक रिंग है तो उसकी भी ज़कात बनेगी। सही। अच्छा, अब एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे भी मैंने रास्ते में किसी को बताया कि आज भाई ज़कात पे बात होगी, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर होंगे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक सवाल आप मेरी तरफ से लाजमी कीजिएगा। वो सवाल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है प्लॉट्स में या फिर फ्लैट्स में, जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, और वो उन्होंने अपने रहने के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। क्या उस पर ज़कात वाजिब है? देखिए, वो माले तिजारत में आ जाता है। अगर वो फ्लैट या वो घर या वो प्लाट आपने खरीदने की, बेचने की नीयत से ख़रीदा है तब तो उस पर ज़कात है। अगर वो बेचने की नीयत से नहीं है, मिसाल के तौर पे आप प्लाट ले लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, आप कहते हैं जी रहें इसमें, उसका किराया आ रहा है, रेंट आ रहा है, वो अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है, बेचने की नीयत नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं है। अच्छा, क्योंकि नियत आपकी जो है आपकी नियत पे होगा। अगर वो बेचने की नियत से, और प्लॉट जो है, अब बहुत से लोग जो है प्लॉट लेके रख लेते हैं, सिर्फ वो बेचना नहीं भी होता। बहुत से लोगों ने उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखा होता है। महंगा होगा तो बेचने की नियत नहीं है, लेकिन अगर ये नियत है कि कल को ये महंगा होगा तो बेचेंगे तो भी बेचने की नियत है, फिर भी उस पर ज़कात होगी, उस पर बनेगी। ओके, अच्छा, वो जो आप मुझे थोड़ा इस पे भी बता दीजिएगा, वो पैसे, वो 60,000 रुपए अगर उसमें, उन पैसों में, उस तनख्वाहदार साहब के या साहिबा के पैसों में आते हैं और वो उसने अपने किसी इलाज के लिए या फिर अपनी किसी मुश्किल वक्त के लिए रखे हैं, क्या उस पर भी ज़कात वो देगा? ज़कात तो हर सूरत देनी है। आपने एक जुमला इस्तेमाल किया यहाँ पे सेविंग का, जी, तो सेविंग के हराम से बचने, उससे बचने की ज़रूरत है। वो तो खुद हम ऐसा काम कर रहे हैं कि गैर शरई काम है, अब सेविंग की तरफ ही आप जा रहे हैं, ज़कात की तरफ जा रहे हैं, तो हराम के पैसे तो ज़कात है ही नहीं, ज़कात तो हलाल के पैसे से है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सेविंग्स नहीं करनी चाहिए? सेविंग नहीं करनी, आप करंट अकाउंट का इस्तेमाल करें। नहीं, मैं सेविंग कह रहा हूं कि अपने घर में कैश, अपने घर में। जी, अगर अपने घर में करते हैं तो उस सेविंग का मतलब यह है कि वो आपकी बचत है। अगर वो इससे आप ज़कात के निसाब पर पहुंच चुके हैं तो आपको ज़कात देनी चाहिए। आपकी बातों में मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, यहाँ मैं भूल जाऊँगा। हमारे यहाँ आप देखें कुछ चीज़ें आज बड़ी अयां होकर वाज़ेह हो रही हैं। नंबर एक, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बेसुकूनी बहुत ज़्यादा आ गई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग ज़कात देना छोड़ देंगे, ज़कात नहीं देंगे, तो उस कौम में बेसुकूनी आ जाएगी। नंबर एक, आप बेसुकूनी देख लें कहाँ तक पहुँची हुई है। नंबर दो, उस कौम में बीमारियाँ आम हो जाएंगी, कोई एक हॉस्पिटल बता दें जो भरा हुआ ना हो। नंबर तीन, वहाँ मौसम के मुताबिक बारिशें नहीं होंगी, कभी भी नहीं होती, क्लाइमेट से चेंज हो चुका। और फरमाया कि वो जो बारिशें होंगी वो भी परिंदों की वजह से होंगी जिनसे इंसान फ़ायदा उठाएंगे। तो मेरे ख्याल में जितनी कौम सुन रही है, आपसे दरख्वास्त है कि ज़कात दीजिए। देखिए, हम अल्लाह ने अपने माल से देने का हुक्म दिया है,
हमारा जाती कुछ नहीं है। अल्लाह चाहते तो 97.5% देने का हुक्म देते, 2.5% रखने का हुक्म देते, लेकिन अल्लाह ने कहा 97.5% तुम रखो, सिर्फ 2.5% दे दो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मिनट है, मैं क्वेश्चन ये करना चाहूंगा, जो आपने बताया कि बैंक वाले जो ज़कात काट रहे हैं वो आपको खुद देनी चाहिए, उसका तरीका, और जो लाइक बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पड़े होते हैं बैंक से, वो खुद से ही कट जाते हैं, उनसे बचने का क्या तरीका है? और दूसरा आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो लोग इस तरह कट चुके हैं, अब तक जो ज़कात कटी जा चुकी है, उसका क्या होगा? उस पर फुकाहा इकराम ने लिखा है, चूंकि एक पेचीदा सा मसला पैदा हो जाता है, तो उन्हें जो उन्होंने बैंक ने दे दी उस पर एतमाद करना चाहिए और उनको नियत कर लेनी चाहिए कि हमारी तरफ से अदा हो गई। वो ज़कात काट ले, और ज़कात जब आप बता रहे हैं कि जायज़ नहीं, कि बैंक पता ही नहीं किस मुस्तहिक को मिल रही है। इसके साथ ही नाज़रीन, यकीनन आपको इस्तिफ़ादा हासिल हुआ होगा। जो मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, उन्होंने बड़ी तफसील से हमें ये समझा दिए। तो रोज़ा जिस्म की ज़कात, और ज़कात हमें वैसे भी देनी है बीमारियों से बचने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मुझे कामरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।